वेलकम बच्चों। आज हम डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। अब हमें कुछ इस टॉपिक में इन चीज़ों के बारे में खबर लगती है कि मास या वेट को हम ऑफन एक कंसीडर करते हैं एज अ वेट। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कॉमन यूजेज में मास को हम एक रेफर करते हैं एज अ वेट। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई 2 ग्राम 2 ग्राम किसी का हम वेट ले रहे हैं। 2 ग्राम हमने NaCl ले लिया या 2 ग्राम हमने कोई भी एक कॉमन गैस ले ली, लेकिन फिजिक्स के हवाले से इन दोनों के बीच में एक बहुत सारा डिफरेंस रखा हुआ है। अब कॉमनली हम मास को रिफर करते हैं एज अ वेट थ्रू दीज आर इन फैक्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वांटिटीज। तो इनके मुतालिक बहुत सारे हमें कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में हमें मालूमात होती है। अब इनके बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक 2 शॉर्ट खाने बना रहा हूँ। पहले में मैं यहाँ पर मास रखूंगा और दूसरे में मैं यहाँ पर वेट लिख रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास एज वेल एज वेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मास के बारे में बात करूंगा कि भाई मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और मास बेसिकली कौन सी चीज को कहा जाता है। तो डिफरेंस सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मास के मुतालिक। मास एक्चुअली एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटी है मैटर की, ये हर एक जिस्म में मौजूद होती है। अब सपोज कर लें मैं अगर इस पेन के बारे में बात करूंगा तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होगा एज कंपेयर टू इस बोर्ड के। अब दोनों को आप हाथ में उठाएंगे तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा। इस तरह से तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा, सिंपल ये मैं कहूंगा कि इस पेन में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो बिल्कुल कम से कम है एज कंपेयर टू दिस बोर्ड। मतलब ये हुआ, ये जो बोर्ड होगा ये एक भारी चीज है और भारी चीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस बोर्ड में क्वांटिटी जो है मैटर की वो ज्यादा से ज्यादा मौजूद है एज कंपेयर टू दिस पेन। या मैं एक अनदर एग्जांपल ले लूं। मैं एक यहां पर इस बोर्ड के बारे में बात करूंगा और दूसरी में एक प्लास्टिक चेयर लूंगा। अब आप बोर्ड को भी उठाकर देखें, प्लास्टिक चेयर को भी उठाकर देखेंगे तो आप प्लास्टिक चेयर को एक सर्टेन हाइट तक लेकर जाएंगे, लेकिन आप इस बोर्ड को ज्यादा ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बोर्ड होगा ये एक भारी होगा और जो कुर्सी होगी वो भारी नहीं होगी। क्या मतलब हो गया कि कुर्सी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कम है एज कंपेयर टू इस बोर्ड। मतलब अब ये हो गया, जो चीज ज्यादा भारी होगी मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमने मास को डिफाइन किया कि मास किस चीज को कहते हैं? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर which is present in every and each object, which is present every and each body। क्लियर हो गया? और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं वेट को। तो वेट का सबसे पहला जो हम डिफरेंस लेते हैं, वेट एक्चुअली एक फोर्स होती है। इट इज अ फोर्स। वेट क्या होती है? वेट एक फोर्स होती है। किस लिए फोर्स होती है? by with which earth attracts the body, earth
attracts the body towards its center, towards its center। अब क्या मालूम हो गया कि वेट क्या है, एक फोर्स है। अब कौन सी फोर्स होगी? ये वो फोर्स होती है जिस चीज को जमीन अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही होती है, वो खींच रही होती है। इट इज अ फोर्स बाय विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज इट्स वेट। क्या मालूम हो गया? ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ये एक फोर्स है। मतलब मैं जमीन पर खड़ा हुआ हूं तो यहां पर आप मेरा मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं जमीन से थोड़ा जब ऊपर जाऊंगा तब आप मेरा वहां पर वेट कैलकुलेट करेंगे। जमीन पर मास, अगर मैं थोड़ा जमीन से ऊपर हो जाऊंगा, किसी एक रॉड में मैं खुद को एक हैंग कर दूंगा, तो जमीन का जो सेंटर ऑफ अर्थ हो या जमीन जो है वो मुझे अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही होती है, वो पुल कर रही होती है, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो इसलिए हम इसके लिए कहते हैं इट इज अ फोर्स बाय विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये इनका पहला डिफरेंस हमने डिफाइन कर लिया कि मास जो होती है वो क्वांटिटी होती है और वेट क्या होती है, वो एक फोर्स होती है जो अर्थ किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही होती है, वो खींच रही होती है। सेकंड वन डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे। मास कौन सी क्वांटिटी है, यहां पर लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी किस लिए है? वो इसलिए कि भाई मास को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। अब मास को पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों नहीं होती? मैंने कुछ दिन पहले इसी बात को डिफाइन किया हुआ था कि किसी आप दुकान वाले के यहाँ जाएंगे तो आप दुकान वाले को ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें 2 किलो चीनी दो, हमें 2 किलोग्राम शुगर दो, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। हम इस तरह से डिफाइन मास को नहीं करेंगे। मास को हम सिंपल एक मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट से हम डिफाइन करते हैं। किस तरह? जैसे हम लिखते हैं मास को, मास इज इक्वल्स टू भाई 2 किलोग्राम। अब यहां पर ये जो 2 है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और किलोग्राम इसका प्रॉपर यूनिट हो गया। अब मास के लिए हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी मास को जबरदस्ती उसको डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को जबरदस्ती वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लिखते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द सेकंड वन डिफरेंस। स्केलर जिसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर, वेक्टर को पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब बच्चे यही सवाल करेंगे वेक्टर को या इस वेट को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने यहां पर बात की फोर्स की। किस लिए? अब देखें कोई भी चीज अब ऊपर से वो नीचे आएगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऊपर से नीचे आएगी तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर जमीन पर स्ट्राइक करेगी। इसलिए हम कहते हैं वेट क्या हो गया? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम mg से इंडिकेट करते हैं, या इसका फार्मूला वेट इज इक्वल्स टू mg। ये हो गया सेकंड वन डिफरेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन डिफरेंस। वेट को हम किस चीजों में मेजर करते हैं? वेट कैन बी measured, weight can be measured according to, it can be measured according to simple physical or ordinary or common balance।
आर कॉमन बैलेंस। अब वेट को आप किसी ऑर्डिनरी या फिजिकल या कॉमन बैलेंस में मेजर करते हैं। कॉमन बैलेंस का मतलब तराजू। अब किसी तराजू में एक साइड में आप एक 1 केजी का या 2 केजी का आप एक सिलेंडर रखते हैं और दूसरी साइड आप कोई भी चीज को मेजर करते हैं, तो उस तराजू को हम फिजिकल या ऑर्डिनरी या कॉमन बैलेंस का नाम देते हैं। और इसका जो थर्ड वन डिफरेंस है, अब आप वेट को स्प्रिंग बैलेंस में मेजर करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग बैलेंस। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्प्रिंग बैलेंस। आप लोग स्प्रिंग बैलेंस को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम एक वेट को मेजर करते हैं। ये हो गया इसका थर्ड वन। अब इसका जो मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है, तो मैथमेटिकल फार्मूला आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई मास को हम मैथमेटिकल फार्मूला m इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन से हासिल करते हैं। मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बढ़ेगी, मास वहां पर कम होगा। मास को आप बढ़ाते जाएंगे, एक्सीलरेशन कम होती जाएगी। मास को आप कम करते जाएंगे, एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यस, यू आर राइट। यहां पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी हम अप्लाई करते हैं और उन्हीं फार्मूले को हम रीअरेंज करके मास को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल हम इस तरह से मास को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वेट को हम इन चीजों से नहीं, लेकिन वेट इज इक्वल्स टू mg। मैथ का जो फार्मूला होता है वो हम लिखते हैं mg। here m is called the mass of body, and g is called the acceleration due to gravity, which is क्या लिखते हैं हम g का वैल्यू, या हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सिंपली हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर एक और चीज हमें सामने आ गई कि भाई ये जो मास है वो रिमेन सेम रहता है एट एवरी प्लेस इन दिस यूनिवर्स। अब वेट जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया g के साथ। इसका मतलब ये होगा अगर g का वैल्यू बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ता जाएगा, g का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा तो ये वेट का वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। किस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं? अब सपोज कर लें मैं यहां पर सेंटर ऑफ अर्थ पर मौजूद हूं। यहां पर मैं इसे नाम देता हूं सरफेस ऑफ अर्थ का। मैं यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद हूं। अब इस सरफेस पर g का जो हम वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस यहां पर एक हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। अब सपोज कर लें आप लोग यहां से यहां ऊपर आ गए, यहां पर मतलब आप इतना ऊपर आ गए, ठीक हो गया। मतलब आप सरफेस ऑफ अर्थ से फ्रॉम ए पॉइंट बी पॉइंट तक आप लोग ऊपर आ गए हैं। तो आप लोगों ने यहां पर एक हाइट कैलकुलेट की, तो यहां पर g का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। किस लिए डिक्रीज होता जाएगा? किस लिए कि g का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा और हमारा अपेरेंट वेट यहां पर वो भी कम होता जाएगा। मतलब ये हो गया g बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, g कम होगी तो वेट भी ऑटोमेटिकली वहां पर कम होती जाएगी। अब जमीन पर हम g का वैल्यू लेते हैं 9.8। अगर हम ट्रेवल करके जमीन से ट्रेवल करके और यहां पर हम पहुंच जाते हैं, सपोज कर ले यहां पर मैं एक ग्रेविटी ऑन मून कैलकुलेट करता हूं, तो ग्रेविटी ऑन मून क्या होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जमीन पर हम कितने खुद को भारी महसूस करते हैं। किस लिए भारी महसूस करते हैं? वो इसलिए क्योंकि वेट यहां पर कुछ ज्यादा होता, g का वैल्यू यहां पर ज्यादा है। अगर हम जमीन से ट्रेवल कर मून तक चले जाते हैं तो मून पर
g का वैल्यू कम होगा वहां पर हमारा अपेरेंट वेट कम होता जाएगा। किस लिए कम होगा? क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। अब सपोज कर ले यूनिवर्स में g का वैल्यू 0 हो गया है, यूनिवर्स में g का वैल्यू 0 हो गया है, तो वहां पर हमारा जो वेट होगा वो भी 0 होगा। अब ये पॉइंट कहां पर होगी? इस पॉइंट को हम एक इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं। दिस इज द इमेजिनरी पॉइंट। जी हां, यूनिवर्स में ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर g का वैल्यू 0 होगा, मगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फार्मूला इफ g becomes 0 then apparent weight will be 0। तो यहां पर हमें w का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। मतलब g बढ़ेगी w बढ़ेगा, g कम होगी w भी कम होता जाएगा, बिकॉज़ weight is directly proportional to acceleration due to gravity। और ज्यादा से ज्यादा हम भारी जो खुद को फील करते हैं वो सन पर करते हैं। जी हां, सूरज पर, क्योंकि ग्रेविटी ऑन सन वो हम लेते हैं 273 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम कुछ पॉइंट्स के बाद भी वैल्यूज होते हैं तो हम परफेक्ट में 273 या किसी बुक में आपको 274 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो ग्रेविटी ऑन सन बढ़ेगी, वहां पर हमारा जो अपेरेंट वेट होगा वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया इसका फोर्थ वन डिफरेंस। अब एक हम लास्ट वन डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं पांचवा डिफरेंस और यहां पर भी पांचवा डिफरेंस। फिफ्थ वन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मास रिमेन्स सेम। मास रिमेन्स सेम एट एवरी प्लेस इन यूनिवर्स। अब मास जो है ना वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, मास में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब यहां पर जमीन पर अगर मेरा मास 50 किलोग्राम है तो चांद पर भी मेरा जो मास होगा वो 50 रहेगा। और अगर मैं सूरज पर, सन पर चला जाता हूं तो सूरज पर भी मेरा मास जो होगा वो 50 किलोग्राम ही रहेगा। अब वहां पर वेट में चेंज आ रही है, क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? g के साथ। वेट बढ़ेगा g बढ़ेगा, वेट कम होगा तो g भी कम होता जाएगा। तो ये फिफ्थ वन डिफरेंस इसका क्या हम लिखते हैं? वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी because it varies from place to place due to acceleration due to gravity। acceleration due to gravity बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। acceleration due to gravity कम होगी तो वेट भी हमारा कम होगा। ये था हमारे कुछ लॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन किन के बीच में? वेट और मास के बीच में। इंशाल्लाह कल एक बार फिर से एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।